हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सी इंटरमीडिएट में अगर आप हो, आपको एग्जाम देना है मई 2024 में और नवंबर 2024 में। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपके लिए हमारी वीडियो बहुत काम की हो सकती है। हम हिंदी मीडियम में स्टार्ट करने वाले ऑडिट एंड एथिक्स। हिंदी मीडियम में पूरे यूट्यूब पे क्या कोई भी इंस्टीट्यूट पढ़ाती ही नहीं है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। आज से हम स्टार्ट करने वाले ऑडिट एथिक्स का चैप्टर नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ये मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट। चैप्टर नंबर 1 का पॉइंट फर्स्ट है मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, जो ये पूरी किताब है ये सी कैसे ऑडिट करेगा उस पर बेस है। ठीक है, ये मतलब जो अपन है ऑडिटर, वो कैसे ऑडिट करेगा, किस टाइप से ऑडिट करेगा, इंटरनल ऑडिट क्या होती है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, स्टेचुटरी ऑडिट क्या होती है, इसमें यही सारे बता रखा है। ठीक है, प्रैक्टिकल अगर आप समझोगे तो आप आराम से कर पाओगे। थ्योरेटिकल तो आप मात खा जाओगे अगर रटने की ध्यान रखोगे तो। रटने में रहोगे, मीडियम वाले स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए तो बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, हिंदी मीडियम के लिए कुछ भी नहीं, आपको खुद को पता होगा अगर आप हिंदी मीडियम के तो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट। अगर आप हिंदी में बात करो तो अर्थ और प्रकृति ऑडिटर की। इसमें आपको लिख रहा है लेखा परीक्षा का मतलब होता है ऑडिट। ठीक है, मतलब इसमें ये बता रखा है कि एक ऑडिटर मतलब एक सीए है ना, कैसे ऑडिट करेगा और किसकी ऑडिट कर सकता है। देखिए, मैं आपको पहले बताता हूँ फर्स्ट पैरा की समरी बताता हूँ, फिर अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये अपना फर्स्ट पैरा और इसकी समरी में आपको बताता हूँ। कोई भी एक ऑडिटर है, ऑडिट करता है ना किसी की भी, चाहे वो कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, ना तो वो ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है कि छोटी है, ना वो ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है। मतलब प्रॉफिट कमाने वाली की तो कमर्शियल होती है, नॉन कमर्शियल कौन सी होती है, जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो ये देखता ही नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है कि छोटी है, प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है, उसको ऐसी चीजों पे कोई मतलब नहीं है। ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो उस क्लाइंट या फिर उस कंपनी या फर्म की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपनी राय देता है। ठीक है, ओपिनियन देता है। ओपिनियन क्या देखा कि जो जिसकी ऑडिट उसने की है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये इस बारे में बताता है। ठीक है, वापस से मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई एक ऑडिटर ऑडिट करता है तो वो देखता ही नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है कि छोटी है, ठीक है, प्रॉफिट कमा रही कि नहीं कमा रही है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता। उससे मतलब उसको मतलब होता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वो जांचेगा, चेक करेगा और ये देखेगा कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कंपनी के या फर्म के जिसके भी वो ऑडिट कर रहा है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप पैरापन पढ़ते हैं। ठीक है, ये होता है लेखा परीक्षा मतलब ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन के आकार और कानूनी प्रारूप पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि ये ऑडिट जब आप ऑडिट कराने जाओगे तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के आकार या कानूनी प्रारूप पे निर्भर नहीं करेगा। अब ऑडिटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्वतंत्र जांच करता है ना, और ये देखेगा भी नहीं कि वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ठीक है, इसका उसको मतलब ही नहीं है वो प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, उसको तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपनी राय देनी है, बस ये इसमें बता रखा है। अब वो राय दे रहा है या ऑडिट कर रहा है तो इससे उससे पहले आपको उस निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लगा देता हूँ। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या आप चीज को ध्यान रखोगे। पहले आती है सबसे इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो तो आप स्वतंत्र रहोगे कि नहीं रहोगे। ठीक है, ये बता रखा है। ठीक है, देखिए, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन की ऑडिट करोगे तो आप स्वतंत्र रहोगे नहीं रहोगे, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि किसी भी कोई भी जो ऑडिटर या सीए है जो ऑडिट कर रहा है वो जिसकी ऑडिट कर रहा है ना उसकी इच्छा के अधीन काम नहीं करेगा। अगर मान लो उसकी इच्छा के अधीन काम करेगा तो वो ढंग से ऑडिट नहीं कर पाएगा, स्वतंत्रता से ऑडिट नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो वो अपनी राय कैसे देगा, नहीं दे पाएगा ना स्वतंत्रता से। मतलब ये पॉइंट यही बोल रहा है कि देखिए, अब अपन इसमें पढ़ते हैं। पहला पढ़ो, लेखा परीक्षा वित्तीय जानकारी, जो ऑडिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक स्वतंत्र जांच होती है। अब स्वतंत्रता का मतलब क्या है, जो मैं आपको ब्लू कलर से मैं बता रहा हूँ
कि किसी भी व्यक्ति का निर्णय किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा के दिन नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो ऑडिट नहीं कर पाएगा। जिसने उसका काम किया है ना, ऑडिटर को उस संस्था में स्वतंत्र होना चाहिए, है ना। उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसको ऑडिट करनी है, बस ये मानना है, ताकि वह किसी भी तरीके से प्रभावित हुए बिना अपनी राय प्रकट कर सके। अगर मान लो वो स्वतंत्रता से काम नहीं करेगा तो अपनी ओपिनियन नहीं दे पाएगा, ठीक है। अगर स्वतंत्रता से काम करेगा तभी तो बता पाएगा कि कोई ट्रांजेक्शन गलत है या कोई ट्रांजेक्शन फेक है, तभी तो वो बता पाएगा। इसमें यही बता रखा है स्वतंत्रता का मतलब, ठीक है। आगे चलते हैं। दो एग्जाम्पल बता रखा है, ये दो एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, और ये सेकंड आपका एग्जाम्पल बता रखा है। ये फर्स्ट और ये सेकंड एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैं आपको समरी से में ही बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए मिस्टर ए है, वो सी है। अब उसका भाई है, खास भाई, सगा भाई, वो किसी कंपनी का मालिक है। अब क्या मिस्टर ए अपनी भाई की ऑडिट कर सकेगा, कंपनी की ऑडिट कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो सगा भाई है और वो तो खून से संबंध है, ठीक है। अब वो गलती निकालेगा भी तो कैसे निकालेगा? वो गलती निकाल ही नहीं पाएगा उसके, है ना, कंपनी में ये ट्रांजेक्शन गलत है या ठीक है, तो इसको वो बता ही नहीं पाएगा, मतलब वो स्वतंत्रता से काम नहीं कर पाएगा, तो वो उसकी ऑडिट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अब मान लीजिए मिस्टर ए है, वो एबीसी लिमिटेड की ऑडिट करना चाह रहा है। अब वो ऑडिट करना तो चाह रहा है, लेकिन उसमें उसने इन्वेस्ट कर रखा है, उसके शेयर परचेज कर रखा है। तो आप खुद दिमाग लगाओ, वो एक इन्वेस्टर बन गया उस ऑडिटर उस कंपनी का, तो वो ऑडिट कर पाएगा कि ढंग से? नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उस वित्तीय क्या है, उसका स्वार्थ आ गया उसका, ठीक है। अगर उसने इन्वेस्ट नहीं किया होता तो आराम से ऑडिट कर पाता, ढंग से अपनी राय दे पाता। लेकिन अब जब वो राय देगा भी तो खुद के शेयर्स के बारे में पहले सोचेगा ना, क्योंकि मान लीजिए गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है तो शेयर की वैल्यू सारी सारी नीचे पड़ जाएगी, तो उसको भी तो लॉस हो जाएगा, है ना। इसलिए वो ढंग से अपनी राय नहीं दे पाएगा, ठीक है। मतलब ऑडिटर को स्वतंत्र होना चाहिए, तभी वो अपना काम कर पाएगा, ठीक है। अब ये अगला पॉइंट, ये वाला पॉइंट समझिए। देखिए जब एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, मैं आपको ऊपर भी बताया, जब एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट कर रहा है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन पर अपनी राय देगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर व्यू प्रस्तुत करे कि नहीं करे, बस वो इतना सा बताता है। उसको कोई मतलब नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन 20 मंजिल की बड़ी सारी है या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, ठीक है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है, एनपीओ है या प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसको कोई मतलब नहीं है। बस मैं आपको बता दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपनी राय देने के लिए वो ऑडिट कर रहा है, उसको कोई भी मतलब नहीं है। आप सड़क पे ऑडिट कर रहे होते, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक ऑडिट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट क्या है? ओपिनियन देना है बस का। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, शुरू से ही बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या है, उसको ओपिनियन देना है, राय देना है अपनी, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ट्रू एंड फेयर व्यू बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। देखिए आगे, ऑब्जेक्ट ओपिनियन, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं। जब आप राय दे रहे हो तो ऐसे हवा में थोड़ी राय दे दोगे, कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखोगे ना, तो ये वही चीज़ें हैं, ध्यान रखने की चीज़ें आपकी ये रही है। पहली, जब आप राय दे रहे हो तो आप ये देखोगे जो आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस बेसिस पे आप राय दे रहे हो, तो चेक करके राय दे रहे हो, जिसमें क्या देखोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में जितनी भी जनरल एंट्रीज हैं उस एंट्रीज के बेसिस पे ही वो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए गए। अब मान लीजिए वो कैश की एंट्री छूट गई, आप भी छोड़ दिए, बड़ी सारी एंट्री है, तो आप राय ढंग से नहीं दे पाओगे। तो इसलिए आपको क्या देखना है कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल एंट्रीज है उस एंट्रीज के बेसिस पे ही वो अकाउंट बनाए गए, फाइनल अकाउंट बनाए गए, ट्रेडिंग बैलेंस शीट और पीएनएल, ठीक है। अब दूसरा क्या बोलता है, जो आपकी जो एंट्रीज है, ठीक है, वो पर्याप्त रूप से समर्थन प्रदान कर रही है साक्ष्यों का, ठीक है। मतलब जो भी एंट्री आप उठाओ
तो उसके अगेंस्ट में एविडेंस रखा है कि ये एंट्री इधर से आई है, ठीक है। तो आप तीसरे बोल रहे जब कंप्लाइंट प्रोसेस लगाओ, दो प्रोसेस होते हैं, एक होते हैं सब्सिक्वेंट प्रोसेस, दूसरा होता है कंप्लाइंट प्रोसेस। तो जैसे चैप्टर आगे चलेगा तो अपन समझते चले जाएंगे कि कंप्लाइंट प्रोसेस क्या होता है, सब्सिक्वेंट प्रोसेस क्या होता है। जब आप कंप्लाइंट प्रोसेस लगा रहे हो तो ये आपको देखना है कि कोई भी एंट्री छूटी तो नहीं है। अगर एंट्री छूट जाएगी तो नुकसान अपना ही है, ठीक है। तो कंप्लाइंट प्रोसेस लगा के देखोगे कोई एंट्री छूटी है कि नहीं है, ऐसे ही थोड़ी राय बना लोगे। अगला, अब अगला क्या देखोगे, अब स्टेटमेंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है वो ट्रू है, मतलब साफ सुथरी है और सही है, ठीक है। अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन होगी और उस पर आप गलत राय दे दोगे तो आप ही मारे जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको क्या देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है वो साफ है और स्पष्ट है। अब अगला, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे हो तो उसमें जितने भी अमाउंट आ रहे हैं तो उस अमाउंट के चक्कर में आपको क्या देखना पड़ेगा, अगेंस्ट में क्या देखना पड़ेगा कि वो जो अमाउंट वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार क्या कर रखे हो, क्लासिफाई कर रखे हो, डिस्क्लेमर कर रहे हो, डिस्क्लोज कर रखे हो, ईडीडी कर रखे हैं, ठीक है। आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी अमाउंट आपको दे रखा है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आप क्या कर रखे हो, अपन नहीं, सामने वाला है ना, वो क्या कर रखा है, डिस्क्लेमर कर रखा है, डिस्क्लोज और क्लासिफाई कर रखा है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रू एंड फेयर व्यू 20 बार बोल चुका हूँ, वही बता रखा है जो आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है ना। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन जितने भी का आप काम कर रहे हो उसके असेट्स और लायबिलिटीज ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर प्रस्तुत कर रही है। अगर ये सारे काम राइट में है तो आप क्या करोगे, ओपिनियन दोगे, नहीं तो कोई भी काम है जो आपको लग रहा है गड़बड़ी है तो आप ओपिनियन देने से थोड़े तो बचोगे, रुकोगे, ठीक करोगे, तभी तो आप ओपिनियन दे पाओगे, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ी सी बात जानो, छोटी सी बात जानो, देखिए जो ऑडिटर होता है ना, एक होता है मैनेजमेंट और दूसरा होता है ऑडिटर। अब मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाएगा है ना, वो ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट को बनाएगा, इंटरनल कंट्रोल भी वही बनाएगा, वही इंप्लीमेंट करेगा। ऑडिटर क्या करता है, बस इनको चेक करेगा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को पहले वो बनाए फिर वो चेक करे, वो ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की है। ऑडिटर तो आएगा, इनको चेक करेगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन पर अपनी राय दे देगा, बस वो, ठीक है, समझ गए। वापस से अपन समझ लेते ब्रीफ इंफॉर्मेशन पे, फिर अगला जो लिमिटेशन है वो कल वाले वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जाना मीनिंग और नेचर ऑफ ऑडिट के बारे में कि ऑडिटर को कोई मतलब नहीं है आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी राय देनी है, ओपिनियन देनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरे बात कहते हैं है ना, जब अपन राय बना रहे हो तो कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखने वाले हैं कि ऑडिट कर रहे हैं तो कुछ चीजों के बारे में अपने को ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है कि जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन है वो ट्रू है, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन जो आपने राय दी है ना, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी राय दे रहे हो वो स्वतंत्र होनी चाहिए, है ना। स्वतंत्रता का मतलब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्वतंत्र नहीं होगी तो क्या होगा, आपकी राय गलत है मतलब, ठीक है। जो आप राय दे रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर वो क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, बाइंस नहीं होना चाहिए। अब स्वतंत्रता का मतलब हमने नीचे समझा कि जो ऑडिटर है उसका निर्णय किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा के दिन नहीं होना चाहिए जिसका उस वो काम कर रहा है, ठीक है। अगर इच्छा के दिन होगा तो वो राय नहीं दे पाएगा, अगर नहीं होगा तो आराम से वो अनबाइंस राय दे पाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दो अपने एग्जाम्पल देखे कि एक भाई सी है या दूसरा कोई कंपनी का मालिक है, तो वो भाई उस अपने भाई की ऑडिट नहीं कर पाएगा, कंपनी की ऑडिट नहीं कर पाएगा क्योंकि ब्लड रिलेशन है, ठीक है, तो वो स्वतंत्र नहीं है। दूसरा अपन ने एग्जांपल देखा कि एक ऑडिटर है, जिस कंपनी का वो ऑडिट करने जा रहा है उसमें वो इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो आप खुद बताओ वो कैसे ऑडिट कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका स्वार्थ उसमें है। अगर मान लिया ऑडिट कर दी यार, कोई चीज गलत निकल गया, उसने लिख दिया कि यार ये गलत है या फिर कंपनी बेकार है, तो कंपनी नीचे पड़ गई, उसके शेयर भी नीचे गिर गए और तो उसका लॉस है, इसलिए वो ऐसा करेगा ही नहीं, तो स्वतंत्र
नहीं है, ठीक है। अब जब आप ऑडिट करने जा रहे हो तो आप ये देखोगे कि ये 5 मंजिल की ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक ही मंजिल की ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी है, बड़ी है, प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है ना, पार्टनरशिप फर्म है कि एलएलपी है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आपको कुछ नहीं देखना। आपको उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन की ऑडिट करनी है और ओपिनियन बनानी है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन पे क्या करोगे, बस आपको ओपिनियन देनी है, ठीक है। अब मैं आपको बता ही दिया कि मैनेजमेंट क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएगा, आप क्या करोगे, उसकी ऑडिट करोगे। अब आप ऑडिट कर रहे हो या राय बना रहे हो तो उससे पहले ऐसे ही थोड़ी बना दो कि हवा में राय, आपको 4-5 चीजें देखनी पड़ेगी, 1 2 3 6 चीजों को आपको देखना पड़ेगा। अब जिसकी ऑडिट कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट कर रहे हो, तो आप देखोगे ना जिसमें जो एंट्री दी गई है सारी सारी जितनी भी जनरल एंट्री दे रखी है उसके बेसिस पे फाइनल अकाउंट बनाए गए, ठीक है, या फिर कोई छूट ही नहीं है ना। दूसरी बता रखा है कि जो आपके एंट्री जितनी भी है उसके अगेंस्ट में जो उसको सपोर्ट करने के लिए सारे सारे एविडेंस है। जैसे मान लीजिए कैश परचेज, तो कैश परचेज का वाउचर आपके रखा है और आपने देख लिया कि हाँ इतनी परचेज है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए सारे सारे एविडेंस कंपनी दे रखी है। तीसरा देखोगे जब आप कंप्लाइंट प्रोसेस अपनाओगे, एक तो सब्सिक्वेंट प्रोसेस, दूसरा कंप्लाइंट प्रोसेस। जब आप कंप्लाइंट प्रोसेस अपनाओगे और देख रहे हो कि यार कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटी नहीं है, कोई भी एंट्री छूटी नहीं है, तो बहुत बढ़िया बात है, तो आप ऑडिट दे सकते हो, अपनी राय दे सकते हो आप, ठीक है। अगला बता रखा है जब आप स्टेटमेंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है वो साफ है और स्पष्ट है, तो आप आराम से ऑडिट अपनी राय दे पाओगे। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो और जितने भी उसमें अमाउंट देख रहे हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार डिस्क्लोज कर रखे, डिस्क्राइब कर रखे हैं और क्लासीफाई कर रखे हैं। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे कैसे अपने को क्लासीफाई करना है या कॉस्ट कितने माननी है, ऐसे जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 13 14 जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके हिसाब से आपको चेक करना है कि जो आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अमाउंट दे रखा है वो डिस्क्राइब, क्लासीफाई और डिस्क्लोज सीडीडी ढंग से कर रखे कि नहीं कर रखे। अब लास्ट में क्या देखोगे, आप सारी चीज देख चुके तो आप क्या देखोगे, आपको ऑपरेशनल असेट्स और लाइबिलिटीज है ना, ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपने को इतना सही देखना है, ठीक है। अगर आपको अभी तक समझ में आया तो लाइक करके जरूर जाना। अच्छा, कल अपन कौन सा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, इनहेरेंस लिमिटेशन, है ना, ये पढ़ेंगे, इंटर रिलेशन पढ़ेंगे, इंटर रिलेशन वाला और इनहेरेंस लिमिटेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी सारी ऑडिट रोजाना कंप्लीट करेंगे। आपसे हम मिले अगली वीडियो में, बाय बाय।